कबीरधाम जिले के पंडिया ब्लॉक तहत कुकदूर थाना क्षेत्र के ग्राम बाहपनी में आज दोपहर करीब 12 बजे पिकअप वाहन 30 फीट गहरी खाई में गिर गया, जिसमें से 18 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हैं। पिकअप में करीब 25 से अधिक लोग सवार थे। कुकदूर थाने से मिली जानकारी के अनुसार पिकअप में बैठे लोग ग्राम सेम्हारा कुई के रहने वाले हैं, जो कि तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे। जिस सड़क में यह हादसा हुआ है वह प्रधानमंत्री सड़क में आती है। ये कुई से होते हुए नेऊर और रुक्मीदादर को जोड़ती है। इसके बाद मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है। घटनास्थल सुदूर वनांचल व पहाड़ी क्षेत्र में आता है। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं करता है। हादसे पर सीएम साई ने दुख जताते हुए कहा कि कबीरधाम जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र के बाहपानी गांव के पास पिकअप पलटने से 18 ग्रामीणों के निधन एवं 7 के घायल होने का दुखद समाचार प्राप्त हो रहा है। घायलों के बेहतर इलाज के आवश्यक निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और उनके परिवार के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। ईरान के राष्ट्रपति रईसी, विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान, पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर मालिक रहमती समेत 9 लोगों की ईरान के उत्तर पश्चिम में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। रूस यूक्रेन युद्ध और इसराइल हमास संघर्ष के बीच ईरान के राष्ट्रपति की मौत वैश्विक स्तर पर व्यापक असर डाल सकती है। राष्ट्रपति की मौत के बाद ईरान की राजनैतिक अनिश्चितता तेल बाजारों में अस्थिरता का कारण बन सकती है, क्योंकि निवेशक ईरान के तेल उत्पादन और निर्यात पर संभावित प्रभाव का आकलन करते हुए कारोबार में सतर्कता बरत सकते हैं। रईसी के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद सोमवार को शुरुआती एशियाई कारोबार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई। ईरान के तेल उत्पादन में कोई भी व्यवधान वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ईरान एक प्रमुख तेल उत्पादक देश है। विशेषज्ञों के अनुसार अस्थिरता के बावजूद तेल बाजार में काफी हद तक एक दायरे के भीतर कारोबार होता दिखा। वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड सोमवार को $83.77 प्रति बैरल के भाव पर कारोबार करता दिखा। भूराजनीतिक अनिश्चितता अक्सर सोने जैसी सुरक्षित धातुओं की कीमतों पर असर डालती है। ऐसी परिस्थितियों में लोग इनमें निवेश को सुरक्षित मानते हुए लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। इस चरण में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। जिन राज्यों में मतदान हो रहा है उसमें महाराष्ट्र की 13 सीटें भी शामिल है। इस दौरान मुंबई की सभी लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इस राज्य से आने वाले खिलाड़ी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, अजिंक्य रहाणे और सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ियों ने मुंबई में अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों से वोटिंग करने की अपील की। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सचिन सोमवार को अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर के साथ मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे। सूत्रों के अनुसार सचिन की पत्नी अंजलि और बेटी सारा तेंदुलकर किसी कार्यक्रम में व्यस्त रहने के चलते फिलहाल वोट डालने नहीं पहुंची हैं। सचिन और अर्जुन ने मतदान करने के बाद अंगुली पर लगी स्याही दिखाई। सचिन ने पोलिंग बूथ के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं यही कहना चाहता हूं कि दिक्कत तब होती है जब आप बिना सोचे कुछ काम करते हैं या सोचते हैं लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। मैं लोगों से मतदान करने की अपील करता हूं। यह हमारे भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन। भारत में कोविशील्ड के दुष्प्रभाव सामने आने के बाद से अन्य टीकों को लेकर भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। कोविशील्ड को लेकर सामने आई रिपोर्ट के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में कोवैक्सीन के कारण होने वाले साइड इफेक्ट्स को लेकर भी लोगों को सावधान किया गया है। हालांकि अब इस अध्ययन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। NI की रिपोर्ट के मुताबिक ICMR के महानिदेशक ने कहा, ICMR को इस खराब डिजाइन वाले अध्ययन से नहीं जोड़ा जा सकता है, जिसका उद्देश्य कोवैक्सीन का सुरक्षा विश्लेषण प्रस्तुत करना है। इतना ही नहीं, उन्होंने पेपर के लेखकों और पत्रिका के संपादक को एक पत्र लिखकर कहा है कि इससे ICMR का नाम हटा दिया जाए और इस संबंध में शुद्धिपत्र भी प्रकाशित किया जाए। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में BHU के शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन पर 1 साल के अध्ययन की रिपोर्ट पेश की थी। अध्ययन के अनुसार कोवैक्सीन टीका प्राप्त करने वाले लगभग 1/3 लोगों ने एडवर्स इवेंट ऑफ सोशल इवेंट ASI की शिकायत की थी।
भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय सरकारी पैनल ने पाया है कि वाहन कंपनियों ने जानबूझकर फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया (FAME 2) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया, जबकि ये नियम स्पष्ट थे। पैनल ने कथित तौर पर मई 2024 की शुरुआत में अपने निष्कर्ष पेश किए। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह रिपोर्ट MHI के एक संयुक्त सचिव द्वारा पहले की गई जांच के निष्कर्षों का खंडन करती है, जिसमें कहा गया था कि FAME योजना में कुछ प्रमुख शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। यह पैनल FAME 2 योजना घोटाले की जांच के लिए अतिरिक्त सचिव द्वारा गठित किया गया था। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब कई महीने पहले ही MHI ने 13 इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को FAME 2 योजना के तहत अनुचित तरीके से दावा की गई सब्सिडी की राशि वापस करने का निर्देश दिया था। इन इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं में हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक, एम्पियर व्हीकल्स, बेनलिंग इंडिया, रिवोल्ट इंटेलीकॉप और एमो मोबिलिटी सहित 6 ब्रांड शामिल थे, जिन्हें आयातित उत्पादों का इस्तेमाल करने और सब्सिडी का फायदा लेने का दोषी पाया गया था, जो चरणबद्ध विनिर्माण (फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग) दिशानिर्देशों का उल्लंघन था। देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक संसद भवन की सुरक्षा सोमवार से पूरी तरह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के हवाले होगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 1400 कर्मचारियों के हटने के बाद CISF के 3317 से अधिक कर्मी आतंकवाद रोधी और अन्य सुरक्षा दायित्वों की जिम्मेदारी पूरी तरह अपने हाथ में ले लेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि CISF कर्मी पुराने और नए संसद भवन के अलावा परिसर में स्थित संबंधित ढांचों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। इसकी आतंकवाद रोधी सुरक्षा इकाई 20 मई को सुबह 6 बजे से परिसर का पूरा प्रभार संभाल लेगी। CRPF के संसद दायित्व समूह ने शुक्रवार को ही परिसर से अपना पूरा प्रशासनिक और अभियानगत अमला यानी वाहन, हथियार और कमांडो को हटा लिया था। CRPF के कमांडर एवं उपमहानिरीक्षक रैंक के अधिकारी भी अपनी सभी सुरक्षा जिम्मेदारियां CISF को सौंप चुके हैं। गौरतलब है कि पिछले साल 13 दिसंबर को संसद सुरक्षा में चूक की घटना के बाद सरकार ने यह जिम्मेदारी CRPF की जगह CISF को सौंपने का फैसला किया था। 13 दिसंबर 2023 को शून्यकाल के दौरान 2 लोग दीर्घा से लोकसभा में कूद गए थे। संसद की सुरक्षा जिम्मेदारी पूरी तरह अपने हाथ में लेने से पहले CISF कर्मी पिछले 10 दिन से परिसर में नियमित अभ्यास कर रहे थे।